बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। रात के 2 बजे वो अलार्म की आवाज़ पर हड़बड़ा कर उठ बैठी। ओ गॉड, ये पढ़ाई भी कितनी मुश्किल चीज़ है। सर्दी से कपकपाते हुए उसने सोचा। जीरो पावर के बल्ब की रोशनी में उसने कदरे सर्द नजर से अपने साथ सोई हुई अपनी बड़ी बहन हिना की तरफ देखा। फिर बिस्तर से नीचे उतरी और अपने स्कूल का बैग उठाकर ड्राइंग रूम में चल पड़ी। आयशा 9वीं जमात की स्टूडेंट थी, बहुत ज़हीन और पढ़ाकू। उसे डॉक्टर बनने का कुछ ज्यादा ही शौक था, इसीलिए उसने साइंस सब्जेक्ट का इंतखाब किया। जब से उसने 9वीं क्लास में एडमिशन लिया था उस वक्त से उसकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया था। गो कि वो घर का काम नहीं करती थी, मगर स्कूल का काम इतना हो जाता था कि वो स्कूल से आती तो बैग लेकर बैठ जाती, रात का खाना खाकर सो जाती और उसके बाद दोबारा तकरीबन आधी रात के वक्त उठ जाती और अपनी पढ़ाई में लग जाती। इस तरह उसका काम मुकम्मल हो जाता। बड़ी बहन हिना को पढ़ाई से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। बमुश्किल रो धोकर बीए करने के बाद उसने तालीम को खैराबाद कहा और अम्मी से घरदारी सीखने लगी। रात में उठकर आयशा के पढ़ने से उसे सख्त कोफ्त होती थी और आयशा को ऊंची आवाज में पढ़ने की आदत थी। इसी वजह से एक तो लाइट और दूसरा आयशा की आवाज से उसकी नींद डिस्टर्ब होती। लिहाजा वो आधी रात के वक्त उठकर आयशा से लड़ना शुरू कर देती। रोजाना की बहस, तकरार और झिकझिक से तंग आकर आयशा ने ड्राइंग रूम में पढ़ना शुरू कर दिया। गो के उसे डर तो बहुत लगता था, मगर मजबूरी आड़े आ जाती थी। पिछले चंद दिनों से आयशा कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। वो जब भी ड्राइंग रूम में बैठती तो उसे लगता कि जैसे उसे कोई गुस्से से घूर रहा है। वो आंखें झपका झपका कर इधर उधर देखती, मगर कोई सामने होता तो नजर आता। एक दिन बैग उठाए जब वो टॉर्च की रोशनी में दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुई और लाइट ऑन करने के बाद वो दरवाजे का लॉक करने लगी तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसने डरते डरते मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो एक बंदर की शक्ल की कोई चीज थी जिसका कद भी बंदर जितना था। उसके पूरे जिस्म पर लंबे लंबे बाल और आंखों की जगह जैसे 2 अंगारे दहक रहे थे और मुंह पर ताजा खून नजर आ रहा था। वो आयशा की जानिब कहर आलूद नजरों से देख रही थी। आयशा हवास बाख्ता लर्जीदा अंदाज से मुंह खोले, खौफ से आंखें फाड़े, पलकें झपकाए उसे देख रही थी। आयशा अचानक उसके वजूद में फिर जुम्बिश हुई और वो चीखें मारती हुई तेजी से बाहर भागी तो वो बंदरनुमा चीज भी छलांगे मारती उसके पीछे लग गई। रात के सन्नाटे में आयशा की फलक शिगाफ आवाज जब घरवालों के कानों से टकराई तो सबके सब हड़बड़ा कर जाग गए। हिना जो कि आयशा की चीखों से परेशान हुई थी, आयशा को अंधाधुन अंदर की जानिब आते देखकर बहुत ज्यादा बौखलाई। अरे अरे क्या हुआ? आन की आन में पूरा घर इकट्ठा हो गया। अम्मी, अब्बू, भाई सब के सब उसके रोने की वजह पूछ रहे थे और वो बस खौफ से रोए जा रही थी। आयशा 1 हफ्ते से बुखार में फिनक रही थी। फिर काफी दवा और इलाज के बाद अब जाके उसकी तबीयत कुछ संभली थी। उसने ठीक तरह से कुछ खाया पिया भी नहीं था, इसी वजह से उसे बहुत जिस्मानी कमजोरी हो गई थी। थोड़ा सा सूप पी लो आयशा, तुमने इतने दिन से कुछ भी ठीक तरह से नहीं खाया। हालत तो देखो अपनी, क्या हाल बना लिया है तुमने। देखो जरा अपनी सेहत को, अच्छी भली तुम सेहतमंद हुआ करती थी। बस अम्मी, दिल नहीं चाह रहा, मैं बाद में सूप पी लूंगी, वो बोली। ठीक है, 1 घंटे बाद फिर से सूप ले आऊंगी और तुम्हें लाजमी पीना होगा। मैं इसे किचन में रख कर आती हूँ, अम्मी बोली। नहीं अम्मी, आप मेरे पास बैठें, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी अम्मी प्लीज। अपनी अम्मी को उठता देखकर आयशा बोली। क्या हो गया है आयशा? ये आधी रात नहीं है, दिन के 2 बज रहे हैं। क्या फजूल सी बात कर रही हो? तुमने अपने सर पर पता नहीं क्या सवार कर लिया है। अम्मी शफकत से बोली। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा, मैंने वहां सचमुच कुछ देखा था। हिना ठीक कहती है, तुम पढ़ते पढ़ते सो गई होगी और कोई खौफनाक ख्वाब देख लिया होगा। अम्मी आयशा के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। अम्मी मैंने ख्वाब नहीं देखा और ना ही मैं सोई हुई थी, वहां सच में कुछ था। वो झुंझुला कर बोली। ठीक है, मान लिया कि वहां कुछ था, अगर था तो हमें नजर क्यों नहीं आया? अम्मी मुस्कुराते हुए बोली। अब की बार
امی کی بات سن کر وہ چپ ہو گئی، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ویسے حیرت کی بات ہے کہ وہ بندر انہیں نظر کیوں نہیں آیا۔ وہ دل ہی دل میں امی کی بات کی تائید کرنے لگی، مگر جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کو وہ کیسے جھٹلا سکتی تھی۔ دن اسی طرح سے گزرتے رہے۔ ڈرائنگ روم میں اکیلے بیٹھ کر رات کے وقت اس نے پڑھنا بند کر دیا۔ عائشہ اس واقعے کو بھولی تو نہیں تھی، مگر کچھ حد تک فراموش کر چکی تھی۔ اس دن اس کا بایو اور فزکس کا ٹیسٹ تھا۔ سنڈے ہونے کے باوجود وہ ٹیسٹ کی تیاری نہیں کر سکی تھی۔ اس دن اس کے ماموں کی فیملی آئی ہوئی تھی۔ سارا دن کزنز کے ساتھ گپ شپ میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، اور مسئلہ پھر وہی تھا کہ پڑھا کیسے اور کہاں جائے، کیونکہ ہنا تو اسے کسی بھی صورت رات کے وقت کمرے میں پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، اور آج تو ویسے بھی سارا دن کام کر کر کے وہ تھک چکی تھی۔ تھکن کے مارے اسے نیند بھی بہت زوروں کی آ رہی تھی۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ وہ اپنی امی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں سوئے گی۔ اس کے علاوہ گھر میں کوئی کمرہ خالی نہیں تھا۔ وہ اپنی امی کے ساتھ بہت مطمئن ہو کر سو رہی تھی۔ سونے سے پہلے اس نے لائٹ کو آن ہی چھوڑا تھا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ حیران ہو گئی، سونے سے پہلے تو اس نے لائٹ آن تھی، کیا پتا امی نے آف کر دی ہو، یا ہو سکتا ہے لائٹ چلی گئی ہو، اس نے سوچا۔ سر تک لحاف تان کر پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چند منٹ کے بعد اس کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ کوئی اس کا لحاف کھینچ رہا تھا۔ خوف کے مارے وہ اپنی امی سے چمٹ گئی، اور پھر کسی نے اتنی زور سے لحاف کھینچا کہ پورا لحاف اس کے اوپر سے اتر گیا۔ گپ اندھیرے میں جیسے دو چھوٹے چھوٹے مدھم روشنی کے روشن بلب نظر آ رہے تھے، جسے دیکھ کر عائشہ کے خوف سے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ یہ بلب نما اس بندر کی آنکھیں تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ شخص کے قریب آنے لگے۔ پھر عائشہ نے زور سے اپنی آنکھیں موند لیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی امی کو اپنے ہاتھوں سے جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس بندر نے اچانک ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی۔ عائشہ کی آنکھیں کرب اور تکلیف سے باہر کوبلنے لگی، اور پھر تکلیف اتنی بڑھی کہ اس کے منہ سے غراہٹ نما آوازیں نکلنے لگی۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، مگر وہ بندر طاقت اور قوت میں بہت زیادہ تھا۔ اپنی گردن چھڑانے کے دوران عائشہ کے ہاتھوں اور گردن پر اس کے ناخن سے خراشیں پڑ رہی تھیں، اور پھر آہستہ آہستہ عائشہ کا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا۔ دنیا و مافیا سے بے خبر ہونے سے پہلے اس نے اپنی امی کی آواز سنی۔ اس کے ساتھ ہی لائٹ آ گئی، اور عائشہ کی گردن بھی اس بندر کے شکنجے سے چھوٹ گئی۔ بیٹا ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تمہارے ابو شاہ صاحب کو لے آئیں گے، تم دیکھنا ان کے عمل سے تمہاری اس بلا سے جان چھوٹ جائے گی۔ عائشہ کی امی اسے مسلسل تسلیاں دے رہی تھیں، مگر اسے کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا۔ امی شاہ صاحب آ گئے ہیں، امجد بھائی نے آ کے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، انہیں یہیں لے آؤ، امی بولی۔ شاہ صاحب کمرے میں آئے اور عائشہ پر اپنی نظریں مرکوز کر دی۔ عائشہ کے سامنے شاہ صاحب کرسی پر بیٹھ گئے۔ عائشہ کی آنکھیں بند تھی۔ پھر شاہ صاحب نے آیات قرآنی پڑھ کر عائشہ پر دم کیا اور کچھ تعویذ عائشہ کو پینے کے لیے دیے، اور 2 تعویذ ایک دائیں بازو پر اور ایک بائیں بازو پر باندھنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد شاہ صاحب ڈرائنگ روم میں چلے گئے اور 2 تعویذ باہر کی جانب کھلنے والی کھڑکیوں اور ایک دروازے پر لگا دیا، اور جب وہ جانے لگے تو انہوں نے سب کو حوصلہ دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ شاہ صاحب کی بات سے گھر والوں کے حوصلے بڑھ گئے اور سب مطمئن ہو گئے۔ وہ رات بہت بھاری تھی، گھر کے سارے افراد جاگ رہے تھے، آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، سب کے ذہنوں پر خوف مسلط تھا۔ پوری رات باہر طوفان اور آندھی چلتی رہی، آسمان پر بجلی کڑکتی رہی، ایسا لگتا تھا جیسے بہت ساری عورتیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ عائشہ ہی نہیں بلکہ سارے گھر والے بھی صورتحال سے بہت خوفزدہ تھے، اور پھر پوری رات بہت ہی بے چینی کے ساتھ گزری۔ صبح ہونے کا انتظار سب کرتے رہے۔ جو ہی فجر کی اذانیں ہوئیں تو یکدم طوفان کا زور ختم ہو گیا، ہر سمت خاموشی چھا گئی۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد روشنی پھیلنے کا انتظار کرنے لگے۔ فجر کی نماز پڑھ کر شاہ صاحب آ گئے۔ دن کا اجالا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ شاہ صاحب خیر خیریت معلوم کرنے آئے تھے۔ سب کو صحیح سلامت خیر خیریت سے دیکھ کر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ عائشہ کے ابو کمال صاحب جو رات بھر ہونے والی صورتحال سے بے یقینی کا شکار تھے، شاہ صاحب سے بولے، شاہ صاحب آپ نے جو تعویذ دیے تھے، آپ نے کہا تھا کہ ان سے وہ بلا ہماری جان چھوڑ دے گی، مگر یہ کیا؟ اس نے تو ہمیں رات بھر بے آرام کیے رکھا۔ ہم سب نے ایک ہی کمرے میں بیٹھے بیٹھے رات گزاری ہے۔ مجھے خود سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔
रात भर उस बला ने मुझे भी परेशान किए रखा, ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे अहले खाना को भी। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। यहाँ से दूर फलां गांव में मेरे उस्ताद रहते हैं, वो बहुत अल्लाह वाले हैं और पहुंचे हुए हैं, वो यकीनन हमारी मदद करेंगे। अगर हम अभी अभी यहाँ से निकलें तो शाम होने से पहले वापस आ जाएंगे। शाह साहब बोले। तो क्या वो इस बला से हमारा पीछा छुड़ा सकते हैं? कमाल साहब ने बेचैनी से पूछा। इंशाअल्लाह, शाह साहब बोले। तो ठीक है शाह साहब, हम अभी चलते हैं। कमाल साहब बोले। अब्बू, मैं भी आपके साथ चलूंगा और अली घर पर रहेगा। अमजद भाई, जो इस सारी सूरत हाल से बेहद परेशान थे, जल्द से जल्द इस बला से पीछा छुड़वाना चाहते थे। उन्होंने साथ चलने की फरमाइश की। हाँ, ये ठीक है, हम अभी निकलते हैं, शाह साहब ने कहा तो सब ने उनकी तायीद की। शाम होने को आई थी मगर शाह साहब, अब्बू और अमजद भाई का अभी तक कोई पता नहीं था। ना ही उनका कोई फ़ोन लग रहा था और ना ही कोई फ़ोन आ रहा था कि पता चल जाता कि वो लोग कहाँ हैं और कब तक पहुँचेंगे। खुदा खुदा करके मगरिब की अजान के साथ वो लोग आ गए। उनके आते ही अम्मी ने अमजद भाई को आड़े हाथों लिया। खुदा का कुछ खौफ है तुम्हें? जानते हो कितनी परेशान हो रही हूँ मैं। अब तक न जाने कितनी ही दुआएं की हैं मैंने तुम लोगों की खैर खैरियत के लिए, और तुम लोगों के। सॉरी अम्मी, मगर मेरी गलती नहीं है। अब्बू का मोबाइल ऑफ था और मेरे मोबाइल की बैटरी वीक हो गई थी, इसीलिए ऑफ हो गया था। अमजद भाई बोले। ठीक है, मगर जब भी कोई परेशानी हो, ये इत्तेफाक है कि तुम अपना मोबाइल ऑफ ही रखते हो। अम्मी बोली। अम्मी, मैंने बताया तो है कि बैटरी वीक हो गई थी। अब की बार वो झुंझुला कर बोले। ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और ये तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? आमिल साहब मिल गए ना? वो मस्जिद गए हैं नमाज पढ़ने, नमाज पढ़कर आएंगे। मैं गाड़ी खड़ी करने आया था, अब मैं भी जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। अमजद भाई बोले। शुक्र है खुदा के कि आमिल साहब मिल गए। अम्मी नमाज पढ़ने के दौरान भी मुसलसल खुदा का शुक्र अदा करती जा रही थी। कुछ देर बाद ही कमाल साहब के साथ आमिल और शाह साहब भी आ गए। वो बुजुर्ग बहुत पुरनूर शख्सियत के मालिक थे, जो कि सूरत से ही नेक नहीं, खुदा के बुरगुजीदा बंदे भी मालूम हो रहे थे। कुछ देर तक वो आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में मुसलसल कुछ पढ़ते रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली। कमाल साहब और शाह साहब को अपने पीछे आने का इशारा किया। पहले एक कमरे के गिर्द हिसार कायम किया। खवातीन और दोनों लड़कियों को उसी कमरे में रुकने को कहा और सख्ती से ताकीद की कि कुछ भी हो जाए इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। फिर कमाल साहब और शाह साहब को लेकर ड्राइंग रूम में चले गए। ड्राइंग रूम में भी एक हिसार कायम करने के बाद उस हिसार में कमाल साहब और शाह साहब को बिठाकर ताकीद की कि इस हिसार से बाहर नहीं निकलना। इसके बाद उन्होंने अपने गिर्द भी एक हिसार कायम किया और हिसार में बैठकर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। कुछ ही देर गुजरी थी कि ऐसा लगने लगा जैसे पूरे घर में जलजला आ गया हो। आमिल साहब ने अपनी आंखें खोली और फिर दरवाजे खिड़कियों से तावीज़ उतारने के बाद दोबारा से हिसार कायम करके हिसार में बैठ गए। फिर दोबारा कुछ पढ़ने में मशगूल हो गए। चंद लम्हे गुजरे ही थे कि कमरे में सफ़ेद गाढ़ा धुआं फैल गया। फिर देखते ही देखते उस धुएं में एक बहुत ही खौफनाक शक्ल नमूदार हुई, जिसे देखकर कमाल साहब और शाह साहब हिसार में बैठे हुए भी लरस कर रह गए। हाँ बरखुरदार, क्यों तंग कर रहे हो इन लोगों को? आमिल साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने इन लोगों को तंग नहीं किया, इन लोगों ने मुझे तंग किया है। ये कमरा मेरा है, इस कमरे में मेरी रिहाइश है, और सामने बैठे मौलाना ने इस जगह पे तावीज़ लगाकर कमरे से मुझे ही बेदखल कर दिया, और इस लड़की ने मुझे परेशान कर रखा है। मेरी तन्हाई में मुखल हुई। अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो बरखुरदार, तुम यहाँ से चले जाओ, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अशरफुल मखलूकात को तंग करना ठीक नहीं। वैसे भी तुम्हें रिहाइश पजीर घराने में अपना मस्कन बनाना ज़ेब नहीं देता। आमिल साहब बोले। यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओगे और ये लोग जाएंगे, और अगर नहीं गए तो सब के सब मेरे हाथों मारे जाएंगे। वो जिन कहका लगाते हुए बोला। बदबख्त, तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा कुछ और ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये बोलकर आमिल साहब ने अपनी जेब से एक छोटी शीशे की खाली बोतल निकाली और साथ ही साथ तस्बीह के दानों पर कुछ पढ़ने लगे। आमिल साहब तस्बीह पढ़ते रहे। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि उस जिन की कर्ब और असियत में डूबी हुई आवाज आने लगी। बंद कर दो ये पढ़ना, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बंद कर दो, बंद कर दो ये, मैं झुलस रहा हूँ, मैं झुलस रहा हूँ, मैं जलकर खाकस्तर हो जाऊंगा, बंद करो ये पढ़ाई। मगर आमिल साहब ने उस जिन की एक ना सुनी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। फिर उस खाली बोतल को हिसार से बाहर रख दिया
और चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि वह जिन धुएं में तहलील होकर उस बोतल में जाने लगा। जो ही सारा धुआं बोतल में चला गया तो आमिल साहब ने फौरन ही बोतल के मुंह पर ढक्कन रखकर ढक्कन को मजबूती से कस दिया और जेरे लब मुस्कुराते हुए बोले, लो भाई कमाल साहब, आपका मसला तो हल हुआ, अब हमें इजाजत दें। आमिल साहब, इतनी जल्दी? अभी तो आपने कुछ खाया और पिया नहीं है, इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? और क्या इस बला ने हमेशा हमेशा के लिए हमारी जान छोड़ दी है? इसने आप सबकी जान छोड़ दी है। अभी हमारी बोतल में कैद है जिसे हम जलाकर भस्म कर देंगे, नहीं तो ये आइंदा भी किसी को तकलीफ पहुंचा सकता है। आमिल साहब बोले, कुछ हमें भी अपनी खिदमत का मौका दें। कमाल साहब बोले, खुदा ने चाहा तो फिर कभी हाजिरी देंगे आपके दौलत खाने पर, अभी मुझे कहीं और भी जाना है। आमिल साहब बोले, जैसे आपकी मर्जी, चलिए मैं आपको गाड़ी में छोड़ आता हूँ। कमाल साहब बोले। आमिल साहब मुस्कुराते हुए बोले, इसकी आप कतई फिक्र न करें कि हमने जहाँ जाना है पलक झपकते में वहाँ पहुँच जाएंगे, मगर हमारा आपसे वादा रहा कि दोबारा हम आपके घर ज़रूर आएंगे, और तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह निगहबान। कमाल साहब और शाह साहब ने कहा। इसके बाद शाह साहब कमाल साहब से मुसाफा करने के बाद अपने घर को रवाना हो गए और कमाल साहब घर में वापस आ गए ताकि घर वालों को उस बला से निजात की खुशखबरी सुना सकें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।